रिटायर्ड पार्टनर जो होता है बाहर निकलने वाला, उसके कुछ कुछ राइट्स होते हैं। नंबर वन, टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। देखो, रिटायर्ड पार्टनर है, मिस्टर डी इस फर्म से रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। अब पहला सिचुएशन जहां पर मिस्टर डी पर कोई रेस्ट्रिक्शन, आउटगोइंग पार्टनर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप फर्म से कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, यानी वो कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन जहां पर आउटगोइंग पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों सिचुएशन में अपने को समझना पड़ेगा इनके क्या राइट्स हैं। जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर नहीं कर सकते, मतलब वो कर सकते हैं, तो नंबर वन, ही कैन डू दी कॉम्पिटिंग बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात किन बातों का ध्यान रखना है, उनको तीन बातों का ध्यान रखना है कि उन्हें फर्म का नाम यूज नहीं करना है कि अभी, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना है कि मैं अभी भी फर्म का बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसे कह के धंधा नहीं लेना है, क्योंकि लोग उनको पास्ट में जानते थे कि ये तो इस फर्म से एसोसिएटेड रहे हैं, ठीक है। तो उनका फर्म का नाम यूज नहीं करना है, कंपीटिंग बिजनेस यूज करते हुए खुद को फर्म के पार्टनर जैसे रिप्रेजेंट नहीं करना है फर्म के कंपीटिंग बिजनेस को यूज करते हुए। और जो जिस फर्म में पार्टनर थे उसके कस्टमर्स को सॉलिसिट करने की, रिझाने की वो सब कोशिश नहीं करनी है, छोड़ दो उनको, मत करो, ठीक है। तो ये तीन चीजें, यदि उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा है, वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फर्म फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे नहीं करना है, फर्म के पार्टनर जैसे हैं ऐसे नहीं करना है, पुराने फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करना है, बाकी आप करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड सिचुएशन जहां पर फर्म के आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आपको कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है, सर क्या ये वैलिड है? इजंट इट अ वाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन, कि आप इनको रोक रहे हैं? सर याद करो, वॉइड एग्रीमेंट में ये ध्यान दिलाया गया था, वॉइड एग्रीमेंट में, कि सर ये एक्सेप्शन है, पार्टनरशिप में बहुत सारे एक्सेप्शन है, ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो क्या सारे पार्टनर्स को रोका जा सकता है फॉर्म का नाम यूज करने से, फॉर्म के जैसा धंधा यूज करने से? हाँ सर, रोका जा सकता है। सर वो तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जिसने फर्म की गुडविल खरीदी है उसको ये राइट होता है फर्म का नाम यूज करके वैसा धंधा करने का। तो सर यदि रेस्ट्रिक्शन लगाया गया आउटगोइंग पार्टनर को कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है, तो उसको नहीं करना है, ठीक है। नंबर वन, सर ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। श्लोक ध्यान से समझना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब, कि सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि सर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप उनको रोक सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं रोकना है कि है ना अगले 50 साल तक, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इस फर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। लिमिटेड टाइम पीरियड तक compete करने से रोक सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, बस, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक नहीं, मतलब वो रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए जब तक आप उनको कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से रोक रहे हैं। दूसरा, सर जो रीजनेबल ज्योग्राफिकल लिमिट है उसके अंदर अंदर रोक सकते हो, मतलब ये दोनों मिला के रीजनेबली आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, अनरीजनेबल नहीं। कैसे? ज्योग्राफिकल लिमिट का क्या मतलब, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 4 पार्टनर्स थे, ABCD। ये कहाँ काम करते थे? इनकी फर्म का काम केवल महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के बाहर इनका कोई काम ही नहीं था। अब मिस्टर डी रिटायर होना चाहते हैं, आउटगोइंग पार्टनर पे ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप फर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे अगले 3 साल तक, चलो ये तो समझ में आता है, और पूरे इंडिया में नहीं करेंगे। अबे ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैसे हो गया? तुम चाहते हो मैं तुमसे compete नहीं करूं, तुम्हारा खुद का काम महाराष्ट्र में था और मेरे को पूरे इंडिया में काम करने से रोक रहे हो अगले 3 साल तक, ये कॉम्पिटिंग बिजनेस। ये सेकेंड पार्ट जो है ये नॉन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो सर ये रेस्ट्रिक्शन नल हो जाएंगे और ये आराम से काम कर सकता है। इसलिए इसलिए आउटगोइंग पार्टनर पे यदि इन्होंने लगाया होता ना कि केवल महाराष्ट्र में अगले 3 साल काम नहीं करना है, तो सर टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो जाता है और ज्योग्राफिकल लिमिट के अकॉर्डिंग भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो जाता, तो अगले 3 साल तक इसको काम करने से रोक सकते हैं। लेकिन एक गलत स्टेप ले लिया तो ये पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन ही खोटा हो गया। अब ये कहीं भी काम करे, महाराष्ट्र में भी काम करे, तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए बाहर निकलते हुए, रीजनेबिलिटी एज टू टाइम लिमिट, रीजनेबिलिटी एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट, तो बिल्कुल
ये उसको रोक सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रोक सकते हैं। आउटगोइंग पार्टनर का पहला राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, सेकंड टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट, टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट। सर राइट, आउटगोइंग पार्टनर है, मिस्टर डी बाहर जा रहे हैं, मिस्टर डी को इनका हिस्सा मिलना चाहिए था, बाकी के पार्टनर्स दे नहीं रहे हैं और बिजनेस में यूज कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं और उस हिस्से को बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो मिस्टर डी के पास में दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता है। क्या कि सर जितना इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जब से ये निकले हैं इनकी प्रॉपर्टी इनको मिली नहीं है, तो जितना इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इनकी एस्टेट के कारण बन रहा था, वो एज अ पार्टनर बन रहा था, वो सब क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सर जो इनकी हिस्सेदारी बनती थी जो इनको नहीं दी गई है अभी तक, उस पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, जो भी इनको समझ में आए, जो भी इनको समझ में आए। या चाहे तो अपने हिस्से पे जो भी प्रॉफिट बनता था उस हिसाब से अपनी हिस्सेदारी क्लेम कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं फर्म तो लॉस में जा रही है या प्रॉफिट लूं में हिस्सेदारी मांगूंगा तो वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम बैठेगी, तो सर ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी चार्ज कर सकते हैं पर एनम की रेट से। मुझे आपने मेरा हिस्सा नहीं दिया है, कृपया मुझे मेरा हिस्से पे 6% इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन इनको सही लगे वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं कि सर जब बाकी के सर्वाइविंग पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एंड जब आउटगोइंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने उसका हिस्सा खरीदा नहीं है। ठीक है, चलिए ये दो बेसिस पे ही ये ऊपर वाले दो राइट्स उसको अवेलेबल रहेंगे। तीसरा है, देखो राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स और क्लेम इंटरेस्ट। श्लोक समझ में आ रहा है? मंशा मैडम, मंशा मैडम समझ में आ रहा है? ओके, चलिए एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोलता है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर? सर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर बोलता है ये चार पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, ये तीनों मिलके इस पार्टनर को उठा के बाहर फेंक देना चाहते हैं पार्टनरशिप से, इसे एक्सपेल कर देना चाहते हैं। कभी सुना है ना, फलाना स्टूडेंट को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, क्लास से एक्सपेल कर दिया गया, मतलब उसको उठा के बाहर फेंक दिया, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कैसे कि सर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर में क्या एक्सपल्शन पॉसिबल है, किया जाना चाहिए? बेसिक आंसर इज नो, बेसिक आंसर इज नो, एक्सपल्शन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल तब है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर सर्टेन केसेस में पॉसिबल है। कब सर? सर जब उसके लिए 6 नेसेसरी बातें जरूरी है। किस फॉर्मेट में? 3 मेन पॉइंट्स हैं और तीसरे पॉइंट के 3 सब पॉइंट्स हैं। इस तरीके से टोटल 6 बातें हमारे लिए जाननी जरूरी है। यदि ये 6 की 6 बातें मैच हो जाती हैं तो एक्सपल्शन सही होगा, उसे निकाला हुआ सही होगा। बेसिकली तो एक्सपल्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन तब किया जा सकता है जब ये 1 2 3 और तीसरे में 3 सब पॉइंट, ये 6 चीजें यदि हैं तो वो एक्सपल्शन सही है। क्या क्या 6 चीजें हैं? ध्यान से सुनना, एक्सपल्शन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नंबर 1 कि सर सबसे पहली बात तो ये जो पार्टनरशिप डीड इन ए बी सी डी ने मिलके बनाई है ना, पार्टनरशिप डीड में कि हम 4 पार्टनर्स हैं, हमारी पार्टनरशिप का नाम ये होगा, हमारी पार्टनरशिप का एड्रेस ये होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया, हमारा लॉस शेयरिंग रेशियो ये हो गया, जिधर वो अपनी पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रहे हैं, वहां उन्होंने एक्सपल्शन वाला भी एक पॉइंट रखा है कि यदि कोई एक पार्टनर मिस्चीवियस बिहेव कर रहा है, फर्म के पैसे खा जा रहा है, नहीं कर रहा है, फर्म को पैसे सही अकाउंटिंग नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में बाकी के पार्टनर्स चाहें तो उसे एक्सपेल कर सकते हैं। यानी ये एक्सपल्शन तभी किया जा सकता है, तभी वैलिड होगा
जब एक्सपल्शन का प्रोविजन जो है, एक्सपल्शन का प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है तो ही एक्सपल्शन वैलिड होगा। सबसे पहला 6 पॉइंट में से सबसे पहला, पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन के प्रोविजंस हैं तो ही वो एक्सपल्शन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट कि सर the power to expel must have been exercised by majority of the partners। सर पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। डी को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल 4 में से अब मेजोरिटी, 2 की मेजोरिटी नहीं हो सकती है। मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? कम से कम 3। मेजोरिटी 2 तो न इधर का न उधर का, 50-50 हो जाता है सर। तो कम से कम 3, यानी कि कोई 10 है तो मिनिमम 6। सर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने मिलके ये एक्सपल्शन का राइट एक्सरसाइज किया है। और तीसरी बात कि सर ये जो एक्सपल्शन है ये गुड फेथ में किया गया है। ये कीवर्ड्स हैं बेटा। कोई भी यदि एक्सपल्शन पे क्वेश्चन या फिर केस स्टडी आती है तो उसमें एग्जामिनर तुमसे ये थ्योरेटिकल पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, पार्ट 1 में ये चीज देखना चाहेगा। सर वैसे तो एक्सपल्शन नहीं करना होता है, बट एक्सपल्शन किया जा सकता है यदि ये सिचुएशन सेटिस्फाइड होती है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। नंबर 1, पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन के प्रोविजंस दिए हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने मिलकर एक्सपल्शन का राइट एक्सरसाइज किया है और एक्सपल्शन गुड फेथ में किया जा रहा है। इस गुड फेथ का क्या मतलब है? गुड फेथ तब होगा जब ये 3 पॉइंट्स माने जाएंगे। कि क्या सर, क्या 3 पॉइंट्स माने जाएंगे? कि सर good faith is in the interest of the firm, the expulsion is in the interest of the firm, फर्म के इंटरेस्ट में है एक्सपल्शन। कैसे? सर यदि ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स है, ए बी और सी मिलके एक्सपल्शन प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप डीड में, ए बी और सी मिलके इसे फेंकना चाह रहे हैं तो मेजोरिटी भी है, लेकिन वो इसलिए फेंकना चाह रहे हैं कि अब हमारी पार्टनरशिप फर्म अच्छी अच्छी प्रॉफिट्स कमा रही है, इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, इसके हिस्से का प्रॉफिट्स अपन तीनों 33% में बांट लेंगे। यानी यहाँ पर गुड फेथ नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैड फेथ में इसको एक्सपल कर रहे हैं। तो क्या ये एक्सपल्शन सही है? नहीं सर, ये एक्सपल्शन सही नहीं है, ये बैड फेथ में हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गुड फेथ में कब होगा? जब इस ये कोई बेवकूफियानी हरकत, ये पार्टनरशिप में ये परेशान कर रहा है, ये धंधा गलत तरीके से कर रहा है, आए हुए पैसे खा जाता है, ये सही अकाउंट्स नहीं दे रहा है, जो भी माल इसको मिलता है, जो भी पैसे इसको मिलते हैं उसका सही अकाउंट्स नहीं दे रहा है, तो फिर इसको निकाल, ये हर समय लड़ता रहता है बाकी के पार्टनर्स से। ठीक है, तो फिर ये जो पार्टनर है ये इसको बाकी के पार्टनर्स गुड फेथ में एक्सपेल कर रहे हैं। तो गुड फेथ कब होगा? सर जब वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होगा। कब गुड फेथ? तब होगा जब वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हो, उसको प्रॉपर नोटिस दिया गया है कि हम आपको निकाल रहे हैं। और तीसरा, उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया है। क्यों हम आपको निकाल रहे हैं? आपको एक मौका दिया जाता है, आप ये बताइए क्यों नहीं आपको निकाल दिया जाए। हम तो निकालेंगे, यदि आपको अपने बचाव में कुछ कहना है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया है। कई बार ऐसे ही फेंक दिया, उसे नोटिस नहीं दिया कि उसे निकाल रहे हैं, या उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया कि यार देखो, कोर्ट भी जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ केस करती है तो कोर्ट भी वेट करता है, भाई तेरी भी सुने फिर कोई डिसीजन दे। बिना इसकी सुने ही यदि डिसीजन दे दिया तो क्या वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। हाँ सर, दोनों पार्टीज को सुन के ही तो डिसीजन देना चाहिए। आपने उसको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं दिया, और ऐसे ही खड़े खड़े निकाल दिया और सुनवाई का मौका ही नहीं दिया, तो फिर आप गुड फेथ में नहीं निकाल रहे हैं, आप उसको बैड फेथ में निकाल रहे हैं। तो सर 6 चीजें, 3 चीजें मेन और गुड फेथ में फर्दर 3 चीजें, ये 6 चीजें यदि 6 की 6 मैच हो जाती है तो सर एक्सपल्शन सही है, अदरवाइज एक्सपल्शन इरेगुलर एक्सपल्शन है। यदि एक्सपल्शन के लिए ये 6 पॉइंट्स के 6 पॉइंट्स हैं तब तो वो बिल्कुल वैलिड एक्सपल्शन है, अदरवाइज वो इरेगुलर एक्सपल्शन है यदि इनमें से कुछ भी मिस हो जाता है तो। यदि इरेगुलर एक्सपल्शन है तो फिर मिस्टर डी, जो कि जिनको उठा के बाहर फेंका गया, उनके पास में क्या क्या रेमेडीज हैं कि सर वो वापस पार्टनरशिप में अपने आप को रीइंस्टेट करा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के अपने आप को वापस रीइंस्टेट करा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सर उनको भी समझ में आ गया कि इन लोग की नीयत खराब हो गई, अब इस फॉर्म में वापस रीइंस्टेट होके कोई मतलब नहीं है,
तो वो अपनी हिस्से की जो शेयर है, अपने जो कैपिटल है, जो उनकी पार्टनरशिप फॉर्म में पड़ी हुई है, जो उनका प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी, जो उनका शेयर है, वो उसका रिफंड मांग सकते हैं। तीसरा, ही कैन कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यदि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बाहर निकलने वाले पार्टनर के ऊपर कॉम्पिटिंग बिजनेस करने को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आराम से कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो फिर उसके उस दायरे में रह के, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में रह के वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं। ये तीन उनके पास में रेमेडीज हैं। ध्यान रखना एक्सपल्शन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अपन क्या पढ़ रहे थे? बाहर जाने वाले पार्टनर के राइट्स। कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, शेयर प्रॉफिट्स कर सकता है, या फिर 6% इंटरेस्ट मांग सकता है। दोनों में से कोई एक मांग सकता है, जब तक कि उसको उससे हिस्सेदारी नहीं मिलती है। पार्टनर को एक्सपेल किया गया है, तो एक्सपल्शन सही तरीके से कब और उसके क्या क्या राइट्स हैं, इस तरीके से पार्टनर बाहर जा रहा है। चौथा होता है इंसॉल्वेंसी, पांचवा होता है डेथ, और छठा होता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन अ पार्टनर। ये तीन पॉइंट्स और पढ़ेंगे और एक पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और करेंगे, तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 का मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, कल वो डिस्कस करना चालू कर देंगे। कल वो स्टेज आ जाएगी, आज से करना चालू कर देना क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर नंबर 2। एक साथ तीनों के दिए थे, याद करो मैंने, ठीक है? तो उसको कर लेना आज, ताकि कल उस पर डिस्कशन चालू करके खत्म करें, और फिर चैप्टर नंबर 3 और फाइनल चैप्टर चालू करें ऑफ दी पार्टनरशिप एक्ट, और इसको खत्म करें 2-4 दिन में, 2-3 दिन में उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि पार्टनरशिप अपनी खत्म हो जाए। थर्ड चैप्टर भी बड़ा है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।